Hello students, in the today lecture I will teach you how to do normalization। और नॉर्मलाइजेशन करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं और प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरा इससे पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की हमारी डिफरेंट फॉर्म्स है। तो उसमें पहली फॉर्म हमारी फर्स्ट एनफ है। फर्स्ट एनफ मीन्स है कि हमारे रिलेशन में कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। और ये जनरली मतलब जब हमें रिलेशन इंस्टेंस दिया होगा उस समय हमारे सारे जो एट्रीब्यूट होते हैं वो सिंगल वैल्यूड ही गिवन होते हैं। मतलब हमारे को इन जनरल ऐसा ही दिया होता है ना, रिलेशन ABCD। तो उस केस में तो हमारे ये एट्रीब्यूट गिवन है, सो देयर इज़ नो मल्टी वैल्यूड। बट इफ़ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस इज गिवन इन अ टेबल देन इट मे पॉसिबल दैट आवर रिलेशन इज़ नॉट इन द फर्स्ट एनफ। तो अगर हमें रिलेशन ऐसे दिए हुए, ओनली रिलेशन ही दिए हुए, उनके इंस्टेंस नहीं दिए हुए हैं, तो देन आवर रिलेशन वॉट एवर बी गिवन और वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू नॉर्मलाइजेशन, इट इज़ इन फर्स्ट एनफ इटसेल्फ। तो फर्स्ट एनफ बेसिकली यही बोलता है कि हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो हमें उसको ऑटोमिक एट्रीब्यूट बना देने। उसका एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। देन सेकंड एनफ। सेकंड एनफ हमें क्या बोलता है कि वहाँ पर हमारा रिलेशन पहले तो फर्स्ट एनफ में होना चाहिए, और सेकंड ये कि वहाँ पर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी मीन्स है कि हमारी कोई कंपोजिट की नहीं होनी चाहिए हमारे। अगर हमारे रिलेशन में कोई कंपोजिट कैंडिडेट की है, कंपोजिट कैंडिडेट की मीन्स एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है मेरे कैंडिडेट की में, तो मुझे उसे ब्रेक करना पड़ेगा और ब्रेक करके नया रिलेशन बनाना पड़ेगा। देन वी कम फॉर द थर्ड एनफ। थर्ड एनफ बोलता है कि हमारे रिलेशन सेकंड एनफ में होना चाहिए पहले, और दूसरा कि वहाँ पर कोई ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी मीन्स क्या है कि मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये जब ही होगा जब मेरे रिलेशन में 3 से ज़्यादा या 3 एट्रीब्यूट होंगे। उसी केस में हम देखेंगे कि मेरा रिलेशन में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है क्या। देन वी कम फॉर द BCNF। तो BCNF के लिए ज़रूरी नहीं है मेरा रिलेशन थर्ड एनएफ में हो। आई कैन डायरेक्टली डिटरमाइन कि मेरा रिलेशन BCNF में है या नहीं है, और मैं उसको फर्दर ब्रेक कर सकती हूँ, ठीक है। BCNF का रूल ये है कि अल्फ़ा डिटरमाइन बीटा है। तो अल्फ़ा अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, मतलब BCNF में बेसिकली हम ये करते हैं कि जो भी हमें फंक्शनलिटी गिवन होती है उसको 1 बाय 1 चेक करते जाते हैं और देखते हैं कि रिलेशन में अगर दोनों एट्रीब्यूट है अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा शुड बी सुपर की ऑन इन दिस रिलेशन। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ BCNF। क्लियर? नाउ वी विल लुक एट एन एग्जाम्पल। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने पेशेंट का डेटाबेस लिया हुआ है। पेशेंट नंबर, पेशेंट नेम, एप्लीकेशन नंबर, टाइम एंड डॉक्टर है, और ये FD गिवन है, ठीक है। तो कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पहले एग्जाम्पल्स में बता चुकी हूँ, और यहाँ पर फिर अगेन एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रही हूँ कि राइट में अपना कोई एट्रीब्यूट नहीं हो तो वो हमारा कैंडिडेट की का पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा पेशेंट नंबर राइट में नहीं है तो कैंडिडेट की का पार्ट होगा। और उसके अलावा हमें दूसरे पहले ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट नंबर इटसेल्फ सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर लेता है क्या। अगर नहीं करता है तो हम उसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली अपना कैंडिडेट की लिख दे रही हूँ। तो मेरी कैंडिडेट की पेशेंट नंबर और एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। और दूसरी मेरी कैंडिडेट की है पेशेंट नंबर और टाइम। ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, एक उसमें से प्राइमरी की चूज़ करनी पड़ती है। तो
तो हमने किसी को भी एक प्राइमरी की यूज़ कर लिया, पेशेंट नंबर और एप्लीकेशन नंबर मेरी कैंडिडेट की प्राइमरी की हो गई। अब मेरे को ये मेरा पूरा रिलेशन गिवन है कि पेशेंट नंबर है, इसमें पेशेंट नेम है, एप्लीकेशन नंबर है, टाइम है एंड डॉक्टर। अब मेरे को यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने बोला कि पेशेंट नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर मेरी प्राइमरी की है और उसको अंडरलाइन कर लिया। और मैंने जैसा बोला कि आपको अगर हमें इंस्टेंस नहीं दिए, ओनली रिलेशंस और उसके एट्रीब्यूट दिए हो तो रिलेशन फर्स्ट एनफ में है, ठीक है। तो दिस रिलेशन इज़ इन फर्स्ट एनफ। नाउ आई हैव टू फाइंड द रिलेशन इन अ सेकेंड एनफ। तो सेकेंड एनफ में फाइंड करने का क्या तरीका है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो कैंडिडेट की है वो कंपोजिट है क्या। हाँ, कैंडिडेट की कंपोजिट है और यहाँ पर मेरे 2 कैंडिडेट कीज़ हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है कि अपने जो भी प्राइम एट्रीब्यूट है उनके क्लोज़र फाइंड कर लेने हैं। तो यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, पेशेंट नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है और टाइम है। तो मैंने पेशेंट नंबर का एट्रीब्यूट क्लोज़र फाइंड कर लिया और उसमें मेरा आ गया पेशेंट नंबर और एप्लीकेशन पेशेंट नेम। इसी तरह से अब मैंने एप्लीकेशन नंबर का क्लोज़र फाइंड कर लिया। तो एप्लीकेशन नंबर के क्लोज़र में एप्लीकेशन नंबर ओनली, और फिर मैंने अपना टाइम का क्लोज़र फाइंड कर लिया। तो टाइम के क्लोज़र में मेरा टाइम, एप्लीकेशन नंबर और बिकॉज टाइम के क्लोज़र में टाइम एंड एप्लीकेशन नंबर। सो दिस क्लोज़र आई हैव फाउंड। नाउ व्हाट आई हैव टू डू कि मुझे जो भी, जैसे हम इसको पहले लिए ये वाले क्लोज़र को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया रिलेशन बनाना पड़ेगा जिसको मैंने नाम दिया R1। और उस R1 में पेशेंट नंबर और पेशेंट नाम, जो क्लोज़र हमने फाइंड करा है उसको उस रिलेशन में रखेंगे और जिसका क्लोज़र बनाया है उसको प्राइमरी की बनाएंगे इस रिलेशन में, नए वाले रिलेशन में। और पुराने वाले रिलेशन में से वो जो एट्रीब्यूट हमने फाइंड करा है, ये वाला पेशेंट नंबर, उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि पेशेंट नंबर का क्लोज़र फाइंड करा था तो पेशेंट नंबर तो इसमें रखेंगे ही, और जो उसके अलावा जो एट्रीब्यूट आया है, जैसे इस केस में पेशेंट नेम आया है, उसको हमने ओरिजिनल रिलेशन से रिमूव कर दिया। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट एट्रीब्यूट। अब एप्लीकेशन नंबर में तो एक ही एट्रीब्यूट है क्लोज़र में, तो नो नीड टू मेक अ न्यू रिलेशन। टाइम के लिए हम एक नया रिलेशन बनाएंगे। तो मैंने बोला मेरा रिलेशन 2 है और इसमें टाइम का क्लोज़र फाइंड करा था, इसलिए टाइम मेरी कैंडिडेट की हो गई और एप्लीकेशन नंबर एक मेरा अलग से एट्रीब्यूट हो गया। और यहाँ से किसको रिमूव करना है, उस वाले एट्रीब्यूट को रिमूव करना है जो कि मैंने अलग से इसमें फाइंड करा है। टाइम का क्लोज़र फाइंड करा तो उसके अलावा क्या है, एप्लीकेशन नंबर, तो मैंने यहाँ से एप्लीकेशन नंबर को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर बेसिकली मैंने जो प्राइमरी की चूज़ करी थी वही रिमूव हो गई। तो नाउ आई कैन से कि माई प्राइमरी की इज़ दिस, क्योंकि किसी को भी चूज़ कर सकती थी, 2 कैंडिडेट की है, तो पहली तो मेरी ब्रेक हो गई और रिलेशन में मुझे प्राइमरी की तो चाहिए ही चाहिए। तो प्राइमरी नंबर तो मेरा जो पेशेंट नंबर है, इट कैन नॉट बी माई प्राइमरी की, दैट इज़ व्हाई नाउ आई एम सेइंग दिस इज़ माई प्राइमरी की। तो अब मेरा जो ओरिजिनल रिलेशन था उसको मैं रिलेशन ही नाम दे रही हूँ, और यहाँ पर मैंने कह दिया कि यहाँ पर मेरा पेशेंट नंबर है और टाइम है और डॉक्टर है, और ये मेरी प्राइमरी की हो गई इस वाले रिलेशन में। क्लियर? तो सेकेंड एनफ इज़ क्लियर। नाउ वी विल कम फॉर द थर्ड एनफ। थर्ड एनफ क्या बोलता है कि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं, कोई ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और वो जब ही होगा जबकि मेरे रिलेशन में 3 या 3 से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो। तो मेरा ये रिलेशन में 2 एट्रीब्यूट हो तो ये ऑलरेडी थर्ड एनफ में है। इस वाले रिलेशन में भी 2 ही एट्रीब्यूट है तो ये भी मेरा थर्ड एनफ में है। इस वाले रिलेशन में मेरे 3 एट्रीब्यूट है, बट यहाँ पर मेरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट 2 होने चाहिए। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट 2 हैं क्या हमारे? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक डॉक्टर ही ऐसा एट्रीब्यूट है जो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसलिए मेरा ये वाला रिलेशन भी थर्ड एनफ में है। क्लियर? नाउ आई विल कम फॉर द BCNF।
BCNF हम दो तरीके से जा सकते हैं, एक तो डायरेक्टली भी जा सकते हैं और एक थर्ड NF के बाद भी जा सकते हैं। अगर हम थर्ड NF के बाद जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा कि हमें जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है ये यहाँ पर, इसको 1 बाय 1 हमारे रिलेशन में चेक करना होगा। तो जैसे मैं ये फर्स्ट वाला एग्जांपल ले रही हूँ, पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम, ये दो एट्रीब्यूट है। इसको देखूँगी कौन से वाले रिलेशन में हैं। तो जैसे ये रिलेशन 1 में ये दोनों एट्रीब्यूट है, देन ओनली आई विल चेक इट। तो मैंने चेक करा ये दोनों इस वाले रिलेशन में है। तो क्या ये मेरा जो रिलेशन है इसमें ये जो है अल्फ़ा, इज़ इट कैंडिडेट की और प्राइमरी की इन दिस रिलेशन? Yes, it is. So I will say it is in BCNF also. Now I will look at the other relation जिसमें कि पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम है क्या, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। Now I will take the another functional dependency, टाइम एंड एप्लीकेशन नंबर। कोई ऐसा रिलेशन है क्या जिसमें दोनों एट्रीब्यूट है? हाँ, ये रिलेशन 2 है जिसमें दोनों एट्रीब्यूट है। क्या टाइम इसमें मेरी कैंडिडेट की या प्राइमरी की, कैंडिडेट की या सुपर की है या प्राइमरी की है, एक ही बात है। तो यहाँ पर टाइम मेरी है, क्योंकि आप टाइम का क्लोजर निकालोगे तो उसमें ओनली एप्लीकेशन नंबर ही है जैसा हमने यहाँ पे निकाला है। तो ये मेरे सुपर की है, और आप कह सकते हो कैंडिडेट की भी है, और कैंडिडेट है तो प्राइमरी की भी है इस वाले रिलेशन के लिए। नाउ हम ये लास्ट वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी लाएंगे। इसमें वैसे मेरे पास बेसिकली दोनों साइड दो दो एट्रीब्यूट है, बट हम लेफ़्ट साइड के एट्रीब्यूट को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, राइट साइड को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ तो आप ब्रेक करोगे तो बोलोगे पेशेंट नंबर और एप्लीकेशन किसको डिटरमाइन कर रहे हैं? टाइम को। तो रिलेशन फाइंड करूँगी जिसमें पेशेंट नंबर और एप्लीकेशन नंबर और टाइम तीनों हो, तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी, पेशेंट नंबर विल एंड एप्लीकेशन नंबर विल डिटरमाइन द डॉक्टर। तो कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें ये दोनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें, पेशेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर और टाइम, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। तो नाउ माई दिस रिलेशंस, ऑल दिस रिलेशंस आर इन BCNF आल्सो। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो मतलब ये है कि फर्स्ट एनफ में अगर रिलेशनशिप इंस्टेंस नहीं गिवन हो तो होता है। सेकंड एनफ में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, वो जब ही होगा जबकि मेरे पास कंपोजिट कैंडिडेट की हो। और फिर अगर होगा तो मैंने बताया कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और थर्ड एनफ में है कि हमारी कोई ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, बट वो जब ही होगा जब हमारे रिलेशन में 3 एट्रीब्यूट हो। और BCNF में हम 1 बाय 1 फंक्शनल डिपेंडेंसी से चलते हैं और देखते हैं कि हर फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो डिटरमाइनर है वो प्राइमरी की होना चाहिए। थैंक यू विद दैट, थैंक्स अ लॉट।